हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वह लेखपाल हो या वीडियो हो या अन्य कोई संबंधित परीक्षा जो यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट करवाता है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम विषयवार सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले इतिहास, भूगोल की सीरीज जो है और अर्थशास्त्र की सीरीज पूरी तरीके से सॉल्व कराई जा चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस सीरीज को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में विजिट करें और ज़रूर से ज़रूर देखें। और इसके अलावा जो है संविधान के साथ साथ जो है इसके साथ अब भूगोल तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जीव विज्ञान की सीरीज साथ में चल रही है, तो प्लीज़ उसको भी साथ में देखते रहें, जिससे आप लोग अपना ज्ञानवर्धन करते रहें, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को यह सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से, निर्वाचन आयोग के गठन से। तो विकल्प के हिसाब से ये एक एक विकल्प को हम देखते हैं। तो अनुच्छेद जो 280 है, अनुच्छेद 280 उसका संबंध वित्त आयोग से है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो है 368 अनुच्छेद में दी गई है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 20 में आता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे पूछ लेता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, जो कि भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आता है। आपातकालीन उपबंध से संबंधित जो है तीन प्रमुख जो अनुच्छेद हैं वो है 352, 356 और 360, जो कि आपको याद होने चाहिए। तो आपातकालीन जो है जितने भी अनुच्छेद हैं इनसे संबंधित हम अलग एक वीडियो लेकर आएंगे। वो जब संविधान का जो हम सब्जेक्ट वाइज पूरा एनालिसिस कर रहे होंगे तो उसमें जो है हम सभी आपातकालीन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इतना अभी जो है आप ज़रूर याद करके रखें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में जो है आपातकालीन उपबंध की चर्चा की गई है। लास्ट ऑप्शन है आपका निर्वाचन आयोग के गठन से। तो निर्वाचन आयोग का जो संबंध है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से है। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? ऑप्शन है आपके 97वां संविधान संशोधन, 91वां संशोधन, 93वां संशोधन या फिर 95वां संशोधन। तो जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 2003 में 91वां संविधान संशोधन, और जो कि संबंधित था कि चाहे वह केंद्र हो या राज्य हो, उनमें जो निम्न सदन होगा, मीन्स अगर केंद्र में है तो लोकसभा और राज्य में है तो विधानसभा, तो जो उसके सदस्य होंगे कुल सदस्यों की संख्या के 15% सदस्यों को जो है मंत्री नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन 91वां है और जो कि 2003 में हुआ था। और इसमें अगर कुछ और बात करें कि जैसे मान लीजिए कोई राज्य ऐसा है जहाँ पर अगर उसका जो है कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या का 15% अगर हम निकालें और उसकी संख्या कम आ रही हो, तो वहाँ पर न्यूनतम जो है जो मंत्री नियुक्त किए जाने की संख्या है वह 12 है। ठीक, तो अगर जहाँ पर यह 15% लागू नहीं हो पा रहा है वहाँ पे न्यूनतम जो है मंत्री 12 होंगे। मीन्स किसी भी राज्य में या किसी भी केंद्र जब केंद्र में सरकार जो है बनेगी तब उसमें 12 मंत्रियों से कम मंत्री नहीं हो सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। ऑप्शन है आपके दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से या फिर अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, दल बदल से। दल बदल संशोधन अधिनियम जो है 1985 में आया था। 1985, आपको ये याद होना चाहिए कि 52वां संविधान संशोधन जो कि दल बदल से संबंधित था 1985 में आया था। ठीक, जो कि 91वें संविधान संशोधन 2003 में, जिसमें यह कहा गया था किसी भी मंत्रिमंडल में जो किसी भी राज्य में जो लोकसभा या जब केंद्र में सरकार होगी तो लोकसभा या फिर राज्य में सरकार होगी तो विधानसभा, यानी कि निम्न सदन के 15% से कम जो है सदस्यों को या 15% सदस्यों को जो है मंत्री बनाने के लिए
या योग्य ठहराया जाएगा। लेकिन उसी के साथ जो है संविधान संशोधन में एक यह भी प्रावधान किया गया कि किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्य ही जो है दल बदल यानी अपना दल बदल सकते हैं। यह जो है फिर से संविधान संशोधन हुआ था जब 91वां तो जो है प्रभावी हुआ। मीन्स 52वां संविधान संशोधन 1985 यह भी दल बदल से संबंधित है। और अगर ऑप्शन में 52वां संविधान संशोधन 1985 ना दे करके अगर दिया हो 91वां संविधान संशोधन 2003 तो वह भी जो है दल बदल से भी संबंधित होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन से आपके संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या योजना आयोग। तो इसमें जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वित्त आयोग का इससे पहले हम लोगों ने अभी चर्चा किया जो है 280 में है, अनुच्छेद 280 में। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। राज्य लोक सेवा आयोग का भी जो है 315 में ही उल्लेख किया गया है। और योजना आयोग का जो संबंध है वह जो है यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक, अब तो योजना आयोग का नाम जो है 1 जनवरी 2015 से बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन है आपके मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, कानून मंत्री या महान्यायवादी। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल जो है विधि अधिकारी होता है, यानी मुख्य विधि अधिकारी होता है, जिसके पास यह अधिकार होता है कि वह किसी राज्य या देश के किसी भी जो है न्यायालय में जाकर वहाँ पर उसका नेतृत्व कर सकता है, मतलब वहाँ पर निर्णायक भूमिका निभा सकता है, जो कि देश का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? तो उन्हीं की समाज के जो है भाग के रूप में अगर देखा जाए तो क्या नहीं माना जाता है कि जो नागरिक समाज के भाग के रूप में? तो जो इसमें ऑप्शन है आपके परिवार वंश, जाति संघ, गैर सरकारी संगठन, विधानमंडल। तो परिवार वंश भी माना जाता है, जाति संघ भी माना जाता है और गैर सरकारी संगठन भी माना जाता है। जो विधानमंडल है ये जो है विधायिका का भाग होता है, ना कि जो है नागरिक समाज का। ठीक, नागरिक समाज से संबंधित परिवार संघ, जाति संघ, गैर सरकारी संगठन और विधानमंडल है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया? ऑप्शन से आपके 1947, 1952, 1990, 1993। तो जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1993। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? पहले उससे पहले एलिमिनेशन दिए हुए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य। तो इसमें जो है आगे के कथन क्या है? उपर्युक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, मत होगा, यहाँ मत लिखा हुआ है तो इसको आप मत समझिएगा। ठीक, तो देखते हैं इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के द्वारा ही किया जाता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जो है उनका चुनाव होता है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न पर विचार करें। ऑप्शंस हैं, पहले एलिमिनेशन इसमें भी दिया हुआ है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन फिर इसमें जो है कथन है उपर्युक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की प्रतिस्थापना करता है? तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 3। मीन्स एक मिनट, हाँ, तो इसमें जो हो जाएगा केवल 3। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो मौलिक अधिकार है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है बच्चे की शिक्षा के बारे में उल्लेख किया गया है। और मौलिक कर्तव्य भी जो है इसी से संबंधित है कि प्राथमिक शिक्षा जो है हर बच्चे को उपलब्ध होनी चाहिए। यह उसके प्रतिपाल लेने की जो बच्चे का लालन पालन कर रहा हो उसका यह दायित्व होगा। ठीक, तो 6 से 14 वर्ष के बारे में 2 जगह वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में। और जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे के बारे में जो है शिक्षा संबंधी प्रावधान है, यानी उसको जो है शुरू में आंगनबाड़ी शिक्षा वगैरह दिलवाने के बारे में जानकारी जो दी गई है, ये राज्य के निर्देशक तत्व का प्रावधान है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन है आपके
5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वह अपने पद पर 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है। मीन्स अगर जो है मान लीजिए वह 63 वर्ष का है, अगर वह पद धारण करता है तो वह जो है आने वाले 2 वर्षों तक ही पद पर बना रहेगा, क्योंकि जो है उसकी उम्र फिर 65 हो जाएगी। 65 वर्ष के बाद वह जो है पद से उन्मुक्त हो जाएगा। ठीक, अगर जो है उसकी उम्र 61 वर्ष है तो वह 4 साल तक पद पर बना रह सकता है, या अगर मान लीजिए वो 50 साल का है तो भी 4 साल तक ही जो है वह कार्यकाल में रहेगा। ठीक, फिर उसकी जो है पद पर बने रहने की जो योग्यता है वह 4 वर्ष पूरे हो जाने के बाद वह पद से उन्मुक्त हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इससे पहले वाले प्रश्न में हमने एक बार देखा था इसको जो है, तो इसमें जो है केवल बिना ज़्यादा कुछ चर्चा किए हम निकल चलते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत जो है भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो है किया गया है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात निर्धारित है। तो जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3:2, यानी कि 3:2। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो एक मिनट, हाँ, ये भारतीय जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है वो 3:2 है। मीन्स 3 लंबाई होगी और 2 जो है इसकी चौड़ाई होगी। ठीक, इसमें जो है 3 पट्टियों का वर्णन किया जाता है। आप लोगों ने शुरू से ही जब बचपन से ही तिरंगा देखना शुरू किया तो उसमें आप लोग जरूर याद होगा कि केसरिया ऊपर और बीच में सफ़ेद और ये सबसे नीचे ग्रीन होता है। ठीक, और बीच में चक्र भी बना होता है। चक्र में जो चक्र का रंग कैसा होता है, कभी कभी प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि चक्र का रंग कैसा होता है, क्योंकि वह नॉर्मली जब ऊपर होता है तो उसको लोग काला समझ बैठते हैं, लेकिन उसका रंग जो है नीला होता है। और उसमें जो टोटल तीलियों की संख्या होती है वह होती है 24। और जो है कहाँ से लिया गया है, तो अशोक के सारनाथ जो स्तंभ है वहाँ से उसको वर्णित किया गया है। ठीक, तो ये रही जो है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी कुछ अन्य जानकारियाँ। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? मीन्स भारत की जो हिंदी है, हिंदी को जो है शासकीय भाषा और राजकीय भाषा के रूप में इसका वर्णन किया जाता है, लेकिन कहीं राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख नहीं किया जाता है। भारत की अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, बल्कि जो है उसकी राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक, तो जो इसका वर्णन मिलता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो भी जो है इसको जो पूछे जाने की जो सबसे ज़्यादा संभावना बनती है, जिस परीक्षा में हिंदी होती है उस परीक्षा में यह प्रश्न जरूर से ज़रूर लगभग पूछा ही जाता रहता है बीच बीच में, भले ही कितनी बार रिपीट हुआ लेकिन पूछा जरूर जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन है आपके 1947, 1956, 1972 और 1975। तो इसमें जो है जब राज्य पुनर्गठन आयोग जो है गठित हुआ, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब 1956 में पारित हुआ, तब जो है आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला जो है राज्य घोषित किया गया। ठीक है, लेकिन उस वक्त जो है जो त्रिपुरा था, त्रिपुरा को जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा जो है इसे 1972 में मिला था। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1972। त्रिपुरा को जो है 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तावना, क्योंकि आप लोग जो है इसे सभी जब संविधान पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है इसी का जो है वर्णन होता है, और इसके बारे में आप लोगों को आशा करता हूँ पहले से भी जानकारी रही होगी। अगर नहीं थी तो फिर भी जो है आप लोग इस जानकारी को ज़रूर से ज़रूर जान लें, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा। क्योंकि प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न जो है, चाहे वह PCS हो या फिर जो है IAS हो या जो है अन्य कोई एक दिवसीय परीक्षा, उन सभी में एक क्वेश्चन कभी न कभी रिपीट होता रहता है, या फिर उसके पूछे जाने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। बाकी जो है ये प्रश्न पूछा जाता रहता है बीच बीच में। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी यह पहल अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट में फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद।